वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए, वेलकम टू मिशन संभव 2.0 सी ए सी एम एन सी एस फाइनल चैप्टर वाइज चार्ट जीएसटी रिवीजन, जिसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, यस ये भी टॉपिक जो है आखिरी वाले टॉपिक्स है। और जनरली आप ये छोड़ देते हो, पर मत छोड़ना, मेरा ये वीडियो ज़रूर देखना। और ये वीडियो में आप फिर से कॉन्सेप्ट से कनेक्ट हो जाओगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप देख लोगे तो आपका बहुत अच्छे से ये भी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो आज के जो हमारे रिवीजन टॉपिक्स है वो है असेसमेंट एंड ऑडिट और नेक्स्ट इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। सो दोस्तों, ये जो टॉपिक्स है यहाँ पे असेसमेंट ऑडिट इंस्पेक्शन सर्च और सीजर, इसमें एग्जाम में कभी कभी 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है और बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ये टॉपिक्स पे। कभी कभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, आगे बढ़ने के पहले मैं ये कह दूं कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्लेलिस्ट दी है। हम लगभग जीएसटी के सारे चैप्टर्स जो है डिस्कस कर चुके हैं, एक दो टॉपिक्स बाकी है। तो जीएसटी की पूरी चार्ट चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन हमने किया है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, तो वो भी जरूर देखिएगा। साथ साथ में क्वेश्चनियर्स वीडियो के भी प्लेलिस्ट मैंने बना के दिए, वो भी देखिएगा। और मैं आपको ये कह दूँ कि अमेंडमेंट्स का भी लिंक मैंने दिया है, तो वो अमेंडमेंट्स भी साथ में ज़रूर देखिएगा, सो दैट आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और अमेंडमेंट्स भी कवर हो जाएगी। हाँ, अगर आपको अपडेटेड पीडीएफ चाहिए तो अपडेटेड पीडीएफ जो है ये मैंने आपके लॉगिन में दी है। आपको लॉगिन कैसे क्रिएट करना है मिशन संभव का मैंने फर्स्ट सेशन में डिटेल में बताया हुआ है, तभी मैं आपको 2 मिनट में एक बार बता दूं। आपको vsmartacademy.com पे जाना है, उसमें सीए फाइनल के सेक्शन में फ्री कंटेंट में जाके मिशन संभव के लिए सब्सक्राइब करना है, जिसकी प्राइस यहाँ पे 0 रहेगी। सब्सक्राइब करने के बाद आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा और उस लॉगिन में दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मटेरियल कंटेंट जो मैंने अभी आपको कहा, अपडेटेड पीडीएफ नोट्स मैंने डाल दिए चैप्टर्स की, सॉरी चार्ट्स की पीडीएफ नोट्स मैंने डाल दिए, साथ साथ में उसमें भी मैंने अमेंडमेंट्स डाल दिया है। और वहाँ स्टडी ग्रुप लिंक, तो वो स्टडी ग्रुप लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वो स्टडी ग्रुप लिंक में आपको जो है यहाँ पे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वो आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरी सारी अपडेट्स टेलीग्राम ग्रुप में आएगी। तो चलिए, ये मिशन संभव से रिलेटेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक रिवीजन, असेसमेंट ऑडिट इंस्पेक्शन सर्च और सीजर। सो दोस्तों, अगर आपको ये रिवीजन अच्छा लगे तो आप जरूर ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा और यहाँ पे आपके कमेंट्स जरूर दीजिएगा। ओके, तो मैं ऐसे ही बाकी के टॉपिक्स का रिवीजन वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपकी कमेंट्स आती है और आप सजेशंस देते हो तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। साथ साथ में ओके, यहाँ पे लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए, नाउ आ जाते हैं असेसमेंट ऑडिट सर्च एंड सीजर। ये बेटा जो चार्ट हमने बनाया हुआ है ये कंप्लीट 2 पेज का चार्ट है, अगर आपके पास चार्ट बुक होगी तो। और ये 2 बुक के चार्ट में मैंने आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, सेक्शन के साथ सभी कुछ कवर कर लिया है। अगर आप ये फ्लो को ध्यान रखते हो तो आपके सेक्शंस भी लर्न हो सकते हैं। तो एक साथ ये 2 पेजेस आपको पढ़ना है। अब देखो, मैंने टाइटल जो है डिपार्टमेंट की पावर इस तरह से टाइटल दिया है, जिसमें मैंने ये लिखा है कि डिपार्टमेंट की 2 पावर है, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और दूसरा पावर है इन्वेस्टिगेटिव पावर। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, इस बात को समझ लो। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मतलब क्या है? जो आप यहाँ पे रिटर्न दोगे, या रिटर्न मतलब GSTR 1 में, GSTR 3B में, GSTR 4 में, वॉट एवर द रिटर्न अप्लीकेबल टू यू। तो जो आप रिटर्न दोगे या स्टेटमेंट्स दोगे, ओके स्टेटमेंट्स दोगे, या यहाँ पे कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर जीएसटी लॉ आप सबमिट करोगे, और आपके रिकॉर्ड्स ओके, तो आपके रिटर्न स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स पे यहाँ पे डिपार्टमेंट असेसमेंट करती है। पहले तो आपको सेल्फ असेसमेंट करना पड़ता है, और आपका जो किया हुआ सेल्फ असेसमेंट है डिपार्टमेंट उसके ऊपर स्क्रूटिनी, समरी असेसमेंट या वॉट एवर द इंफॉर्मेशन दे गॉट फ्रॉम आउटसाइड, उसके बेस पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज़ करती है। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो हम असेसमेंट में देखने वाले हैं वो यहाँ पे ओके सेक्शन 59 से लेके तो सेक्शन 64 तक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हम यहाँ, सॉरी हाँ, सेक्शन 64 तक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखेंगे। सेम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में ऑडिट भी आता है, मतलब असेसमेंट आता है और ऑडिट भी आता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में जाता है। एक होती है इन्वेस्टिगेटिव पावर। अब कुछ चीज़ें आपके रिकॉर्ड से, स्टेटमेंट से या आपकी रिटर्न से पता नहीं चल रही है, पर गवर्नमेंट को डाउट है कि आपने फ्रॉड किया हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाई हुई है, या फिर कहीं तो भी आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, तो फिर गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टिगेटिव पावर
यूज़ करती है और अपनी इन्वेस्टिगेटिव पावर यूज़ करके आपके प्रीमाइसेस का एक्सेस करेगी, या फिर यहाँ पे ओके इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर और अरेस्ट, इस तरह की एक्शन आपके अगेंस्ट में लेगी। उसको हम जनरली इन्वेस्टिगेटिव पावर कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कंप्लीट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में असेसमेंट एंड ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट। असेसमेंट जो है तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 डिफाइन करता है असेसमेंट को। असेसमेंट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो टैक्स लायबिलिटी फिक्स करना, डिटरमाइन करना, उसको असेसमेंट कहा जाता है, विच इंक्लूड्स सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड बेस जजमेंट असेसमेंट। तो जैसे सेल्फ असेसमेंट क्या होता है कि इंडिया के हर टैक्स पेयर को खुद का असेसमेंट खुद करना पड़ता है, डिपार्टमेंट उसको हेल्प नहीं करता है, या अपना टैक्स को अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो रीअसेस करना पड़ेगा। रीअसेसमेंट का मैकेनिज्म कस्टम में दिया है पर जीएसटी में नहीं दिया है, जीएसटी में सेल्फ असेसमेंट है। दूसरा प्रोविजनल असेसमेंट की अगर हम बात करें तो प्रोविजनल असेसमेंट आगे बात करेंगे कि अगर कोई टैक्स पेयर अपना असेसमेंट नहीं कर पा रहा है विद इन टाइम तो वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। एक होता है फिर स्क्रूटिनी असेसमेंट, समरी असेसमेंट और बेस जजमेंट असेसमेंट जो डिपार्टमेंट करता है। तो ये सारे असेसमेंट के मैकेनिज्म हम नीचे दिए गए प्रोसीजर में समझ लेते हैं और ये सेक्शंस को भी रेफर कर लेते हैं। अब समझ लो ये असेसमेंट को गवर्नमेंट ने कैसे डिवाइड किया। गवर्नमेंट ने स्टार्ट में 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। ओके, तो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन होगे तो क्या होगा, और अनरजिस्टर्ड पर्सन हो और आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ रही है और आप नहीं दे रहे हो क्योंकि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है पर यू आर लायबल टू पे टैक्स, तो वो सिचुएशन में आपके केस में किस तरह से एक्शन होगी वो सेक्शन 63 बताता है। चलिए, सबसे पहले आते हैं रजिस्टर्ड पर्सन में। रजिस्टर्ड पर्सन में 2 बातें उन्होंने कंसिडर की है, आप रिटर्न फाइल कर रहे हो और आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हो। आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो क्या मैकेनिज्म रहेगा, और आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हो तो क्या मैकेनिज्म रहेगा। ओके, आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हो तो वो सिचुएशन में आपका असेसमेंट किस तरह से हो सकता है, सेक्शन 62 में दिया गया है। अब अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, चलो स्टेप बाय स्टेप आते हैं। पहले तो एक हम नॉर्मली लेते हैं कि आप अपना रिटर्न फाइल कर रहे हो। रिटर्न इज नथिंग बट द डॉक्यूमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट, यानी रिटर्न होता है उसके लिए कि आपका डॉक्यूमेंट होता है सेल्फ असेसमेंट। सेक्शन 59 कवर्ड द सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मतलब एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सेल्फ असेस द टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेएबल, ओके, एंड फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 में भी मंथली और क्वार्टरली जो भी टाइम पीरियड आपको दिया है। कंपोजिशन स्कीम में उनको ईयरली रिटर्न देना पड़ेगा। ओके, तो रिटर्न के अलग अलग पीरियड दिए हैं, अलग अलग डेट्स दी है, रिटर्न चैप्टर में यहाँ पे कवर हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे सेक्शन 59 एम्फेसाइज करता है कि डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट करके नहीं देगा, ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल हिमसेल्फ असेस द टैक्स लायबिलिटी एंड पेमेंट ऑफ टैक्स एंड फाइल द रिटर्न अकॉर्डिंगली। हाँ, ये तो था सेल्फ असेसमेंट। अब इससे ही कनेक्टेड नीचे के पेज पे आते हो तो मैंने लिया है प्रोविजनल असेसमेंट। ये प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है मैं आपको ये बता दूं कि समझ लो कोई मंथ का टैक्स लायबिलिटी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो अगर कोई मंथ का टैक्स लायबिलिटी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो वो सिचुएशन में डिपार्टमेंट जो है ओके आपको एक प्रोविजनल असेसमेंट का यहाँ पे बेनिफिट देता है। अब प्रोविजनल असेसमेंट मतलब क्या, समझ लो इस मंथ में कोई मेरा ऐसा सप्लाई है जिसमें प्राइस एस्केलेशन क्लॉज है, या फिर मैंने डिस्काउंट दिए पर डिस्काउंट फिक्स नहीं है। ओके, इन शॉर्ट किसी भी रीज़न की वजह से, मे बी रेट के वजह से, मे बी वैल्यू के वजह से, या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स नहीं हो रहा है, वॉट एवर इट मे बी, किसी भी रीज़न की वजह से ओके मैं असेसमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कहा कि देखो हम सारे रीज़न कंसिडर नहीं करेंगे, हम 2 ही रीज़न कंसिडर करेंगे प्रोविजनल असेसमेंट में, एक है वैल्यू ऑफ सप्लाई और दूसरा है रेट ऑफ टैक्स। हाँ, प्रोविजनल असेसमेंट की फैसिलिटी 2 ही केस में मिलती है। ओके, बाकी कोई रीज़न होगा तो उसमें प्रोविजनल असेसमेंट नहीं मिलता है। और कौन से 2 केस, इफ टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल टू डिटरमाइन, ओके वर्ड यूज किया टैक्सेबल पर्सन, वो टैक्सेबल पर्सन इज वाइडर टर्म देन रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्सेबल पर्सन में हर वो पर्सन आएगा जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया हो, ओके तो भी वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जा सकता है। तो इन सिंपल वर्ड यूज किया उन्होंने टैक्सेबल पर्सन, ओके जिसके ऊपर लायबिलिटी है अंडर दिस एक्ट। अगर वो किसी रीज़न की वजह से वैल्यूएशन नहीं कर पा रहा है, रीज़न ये हो सकता है कि डिस्काउंट फिक्स नहीं हुआ, हो सकता है एडिशनल एक्सपेंसेस जो ऐड करने वो फिक्स नहीं हुए हैं, हो सकता है रूल 27, 28, 29 में ओपन मार्केट वैल्यू लाइक काइंड और क्वालिटी या कॉस्ट से और रूल 30 में नहीं मिल रही है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो वो केस में ओके यहाँ पे वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है उस मंथ में जो मंथ में ट्रांजेक्शन हुआ है, या किसी रीज़न की वजह से वो रेट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो अगर किसी रीज़न की वजह से वो रेट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका टैरिफ कोड क्या है, HSN कोड क्या है, ओके अभी टेस्टिंग चालू है, वॉट एवर इज़ द रीज़न,
तो वो केस में यहाँ पे ही शैल रिक्वेस्ट, यानी ये टैक्सेबल पर्सन रिक्वेस्ट करेगा टू द डिपार्टमेंट यानी टू प्रॉपर ऑफिसर फॉर द प्रोविजनल असेसमेंट। ओके, तो आपका पहला पॉइंट आना चाहिए कौन से केस में प्रोविजनल असेसमेंट होता है। दूसरा आना चाहिए वो रिक्वेस्ट करेगा, ओके, विथ रीजन, रीजन भी उसमें बताएगा, रीजन फॉर प्रोविजनल असेसमेंट। उसके बाद में आफ्टर आस्किंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, अब डिपार्टमेंट आपका प्रोविजनल असेसमेंट फाइनल करेगा। अब डिपार्टमेंट प्रोविजनल असेसमेंट कैसे फाइनल करेगा, तो जो भी रीजन की वजह से आप वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो या रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, ओके, उसके डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, रीजन एक्सप्लेन करो, और वो रीजन एक्सप्लेन करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करेगा वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट। ओके, और ये विद इन 90 डेज, ओके, ये आपको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का ऑर्डर देगा। हाँ, तो लेट्स टेक एग्जांपल, योर प्रोविजनल असेसमेंट इज एक्सेप्टेड। अब इसका फायदा क्या है, आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए जाते हो तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट लगता है, आपको यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आपको कोई पेनल्टी या अदर एक्शन आपके अगेंस्ट में नहीं होती है अगर यहाँ पे शॉर्ट पेमेंट या नॉट पेमेंट हो जाता है। तो प्रोविजनल असेसमेंट का कस्टम्स में या जीएसटी में सबसे बड़ा फायदा यही है कि यू कैन सेव यूर सेल्फ फ्रॉम द पेनल्टीज, प्रोसीजर, फाइन एंड प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म। ओके, जो सेक्शन 122 में एक्शन आपके अगेंस्ट में हो सकती है अगर आपने खुद ही शॉर्ट पेमेंट कर दिया, या सेक्शन 73, 74 में हो सकती है अगर आपने खुद ही शॉर्ट पेमेंट कर दिया। तो ये सिचुएशन में यहाँ पे जो है प्रोविजनल असेसमेंट का फायदा मिल जाता है, पर इंटरेस्ट तो लगेगा जो हम आगे देखेंगे। अब गवर्नमेंट ने अगर आपको प्रोविजनल असेसमेंट करके दे दिया है, ओके, तो इसमें जो है गवर्नमेंट आपसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करती है, तो ये बॉन्ड वाला पॉइंट, ओके, आपका थर्ड पॉइंट आना चाहिए। आपका बॉन्ड एग्जीक्यूट कर लेती है, ओके, और बॉन्ड के अमाउंट ऑफिसर ही डिसाइड करता है, बट आपसे सिक्योरिटी लेती है वो लेस देन और इक्वल्स टू 25% ऑफ अमाउंट कवर्ड अंडर द बॉन्ड, आपसे उतनी सिक्योरिटी भी ले लेती है। तो बॉन्ड और सिक्योरिटी ले लिए, क्योंकि हो सकता है कि फाइनल असेसमेंट में आपका टैक्स ज़्यादा है, ओके, तो गवर्नमेंट के हाथ में ना गुड्स बचाना सर्विस, क्योंकि गुड्स तो आपने रिमूव कर दिया, तो गवर्नमेंट अपने आप को बॉन्ड एग्जीक्यूट करके सिक्योरिटी ले लेती है, मतलब श्योरिटी ले लेती है, और सिक्योरिटी आपसे ओके 25% या उससे कम अमाउंट का आपसे ले लेगी। चलिए, उसके बाद में होता है फाइनल असेसमेंट। ऑफिसर जो है फाइनल असेसमेंट करेगा, वो 6 मंथ्स में करेगा, ओके, जिसको एक्सटेंशन कर सकता है ज्वाइंट और एडिशनल कमिश्नर फॉर फर्दर 6 मंथ्स, और कमिश्नर कर सकता है फॉर फर्दर 4 ईयर्स, यानी टोटल आपके 6 + 6 + 4 यानी 5 ईयर्स तक का टाइम मिल सकता है, पर जनरली 6 महीने ही होता है। एक्सटेंशन के लिए आपको ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर या कमिश्नर के पास अप्लाई करना पड़ता है। चलो, अब आपका जब भी फाइनल असेसमेंट हो रहा है तो आपका फाइनल असेस टैक्स, फैट मतलब फाइनल असेस टैक्स इज मोर देन प्रोविजनल असेस टैक्स, तो आपका फाइनल असेसमेंट ज़्यादा है तो क्या होगा, तो आपको डिफरेंशियल टैक्स पे करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% पर एनम से, डे बेसिस पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ये याद रखना, यहाँ कस्टम्स और जीएसटी में डिफरेंस है, यहाँ इंटरेस्ट जो लगता है फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, डी मतलब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स। मतलब क्या, जो मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट करवाया उस मंथ की जो ड्यू डेट थी, लेट्स से एग्जांपल, आपने प्रोविजनल असेसमेंट करवाया अप्रैल में, तो अप्रैल की ड्यू डेट क्या आती है 20th में, तो 21 मई से आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। हाँ, लेकिन कस्टम में ऐसा नहीं है, कस्टम में जो मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट करवाया उस मंथ के फर्स्ट डे से इंटरेस्ट लगता है, जबकि जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में जो ड्यू डेट होगी उस मंथ की, उसके नेक्स्ट डेट टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट लगता है। जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा टोटल अमाउंट पे नहीं लगेगा, ओके, डिफरेंशियल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सेकंड, अगर आपका ओके फाइनल असेस टैक्स जो है वो कम आया प्रोविजनल असेसमेंट से, तो आपको टैक्स रिफंड मिलता है सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट क्या है कि अगर आपने ये बर्डन किसी और को पास ऑन नहीं किया होगा और आपने ही बेयर किया होगा, तो आपको जो भी एक्सेस अमाउंट है उसका रिफंड मिल जाएगा, विथ इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। लेकिन अगर आपने बर्डन पास ऑन कर दिया होगा तो फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, रिफंड उसको मिलेगा जिसने बर्डन लिया है, नहीं तो अमाउंट ट्रांसफर होगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड अकाउंट को। ओके, और पीरियड ऑफ इंटरेस्ट होगा फ्रॉम फर्स्ट डे इमीडिएटली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द रिफंड टिल द डेट ऑफ रिफंड। अगर 60 डेज में रिफंड ग्रांट नहीं किया गया, हाँ ध्यान सुनिएगा मेरा पॉइंट, अगर 60 डेज में लिखना हो तो लिख देना, अगर 60 डेज में रिफंड दे दिया तो फिर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर 60 डेज में इंटरेस्ट आपको रिफंड नहीं दिया गया तो 61th डे से, सुनिए 61th डे से टिल द डेट ऑफ रिफंडिंग द अमाउंट आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और ये दिया जाएगा 6% पर एनम से, यानी गवर्नमेंट आपके ऊपर उपकार कर रही है और कुछ नहीं कर रही है।
उसके बाद में रिलीज ऑफ सिक्योरिटी, आपसे जो भी सिक्योरिटी ली गई वो रिलीज कर दी जाएगी अगर आपने पेमेंट कर दिया तो। चल ये तो हमने देखा सारे पॉइंट्स यहाँ पे, फाइनल असेसमेंट, फिर डिफरेंस होगा तो क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट और इंटरेस्ट के भी क्लॉजेस हमने देख लिए। तो ये था सेल्फ असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट। चलो अब आपने सेल्फ असेसमेंट कर लिया और प्रोविजनल असेसमेंट कर लिया और आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, ओके, आपने अपना रिटर्न सबमिट कर दिया या प्रोविजनल असेसमेंट कर दिया। प्रोविजनल असेसमेंट एक फैसिलिटी है जिसमें आप ओके इसमें सिर्फ इंटरेस्ट लगता है पर बाकी शॉर्ट पेमेंट नॉट पेमेंट होता है तो आप पेनल्टी वगैरह बचा सकते हो। चल ये तो हुआ। अब आपने रिटर्न फाइल कर दिया, डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज करेगा और आपके रिटर्न का स्क्रूटिनी करेगा। आपने जो GSTR 1 दिया है, 3B दिया है, आपका 2B है, इसका सब स्क्रूटिनी करेगा। तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अब दो वर्ड्स का पॉइंट समझ लो। ओके, नाउ सेक्शन 61 में अगर प्रॉपर ऑफिसर एक्शन ले रहा है तो वो ओके जो उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड्स यू सबमिटेड, GSTR 1, उसके बाद में 3B, उसके बाद में 2B, ओके, तो इनको उसके पास जो है वो खुद इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जाएगा। उसके पास जो है उसके बेसिस पे वो सिर्फ करेक्टनेस चेक करेगा, जिसको कहा जाएगा स्क्रूटिनी, कि भाई GSTR 1 3B मैच हो रहा है क्या, कहीं मिसमैच तो नहीं है, 2B के हिसाब से क्रेडिट लिए क्या, कहीं एक्सेस क्रेडिट तो नहीं ले लिए। वो सिर्फ इसको स्क्रूटिनाइज करेगा और इसकी लिंकिंग चेक करेगा जो इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल आपने करवा के दी है। तो ये इन्वेस्टिगेटिव पावर नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। ओके, और अगर उसको कोई डिस्क्रिपेंसीज दिखी तो वो आपके अगेंस्ट में नोटिस देगा कि भाई 30 डेज में हमें एक्सप्लेनेशन दो। डिस्क्रिपेंसीज देखिए तो वो कहेगा कि 30 गिव द एक्सप्लेनेशन विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस। चलिए अब आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन होगा तो वो आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेगा और नोटिस विड्रॉ कर लेगा और इन्फॉर्म टू रजिस्टर पर्सन कि भाई हाँ सेटिस्फाइड है। आप जो डिस्क्रिपेंसीज है, अभी बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि 2B और आपका क्रेडिट मिसमैच हो रहा है, या बहुत सी बार कि आप ना जैसे आपको GST तो इनवॉइस बेसिस पे, एडवांस बेसिस पे देना पड़ता है और आपका टर्न और कम दिख रहा है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, वो बताएगा भाई मिसमैच क्यों हो रहा है, बताओ डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, या यहाँ पे GSTR 1 और 3B में मिसमैच है, डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, हमें बताओ कि क्या रीज़न है। आपने सारे रीज़न सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन कर दिया, रिकन्सिलेशन बना के दे दिया, GSTR 9 के साथ 3B का रिकन्सिलेशन बना के दे दिया, तो ऐसे सिचुएशन में वो आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेगा, वो विड्रॉ कर लेगा। लेकिन डिस्क्रिपेंसीज एक्सेप्टेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, डिस्क्रिपेंसीज एक्सेप्ट कर ली गई बाय रजिस्टर्ड पर्सन कि भाई डिस्क्रिपेंसीज है और सर ये डिस्क्रिपेंसीज मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ओके, इतना टैक्स मैंने कम किया, तो वो आपको डिफरेंशियल टैक्स देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट एंड इन्फॉर्म टू प्रॉपर ऑफिसर फॉर पेमेंट ऑफ सच टैक्स कि सर ठीक है डिस्क्रिपेंसीज आई, मिसमैच हुआ, मैं देने को रेडी हूँ, ITC मैंने एक्सेस ले लिया, मैं रिवर्स करने को या पे करने को रेडी हूँ, तो वो आप पे कर दो उस अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट और ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दो। अब अगर आपने डिस्क्रिपेंसीज एक्सेप्ट नहीं की बाय रजिस्टर्ड पर्सन और ये आपने पे भी नहीं किया और नॉट करेक्टेड आफ्टर एक्सेप्टेंस, आइदर आपने एक्सेप्ट नहीं किया या एक्सेप्ट करने के बाद भी उसको पे नहीं किया, करेक्ट नहीं किया, तो फिर ऑफिसर आपके अगेंस्ट में एक्शन लेगा। सुनिए, तो फिर ऑफिसर इनिशिएट द एक्शन अगेंस्ट यू और यहां से फिर आगे के एक्शन का जन्म होता है। फिर वो हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में ऑडिट कर ले 65 में, और ओके स्पेशल ऑडिट करवाए आपके अगेंस्ट में, क्योंकि डिस्क्रिपेंसीज अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई, तो सेक्शन 65 का ऑडिट आगे देखेंगे, स्पेशल ऑडिट आगे देखेंगे, या फिर सेक्शन 67 में इन्वेस्टिगेशन कर दे कि भाई डिस्क्रिपेंसीज का कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो, तो इंस्पेक्शन सर्च और सीजर आपके अगेंस्ट में कर ले, और 73-74 का शॉर्ट नॉन लिविंग नॉन पेमेंट का एक्शन आपके अगेंस्ट में ले ले। बोनाफाइड या मालाफाइड एक्शन 73-74 अगर आपको याद होगा तो यहाँ से भी जन्म होता है 73-74 के एक्शन का। तो वो कोई भी एक्शन ले सकता है डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व इन द केस, ऑडिट करवा सकता है या डायरेक्ट खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए आ सकता है, या 73-74 का वो एक्शन ले सकता है अगर आपने वो डिस्क्रिपेंसीज रिजॉल्व नहीं की तो ये था सेक्शन 61। यहाँ पे हमने देखा स्क्रूटिनी असेसमेंट। अब देखते हैं यहाँ पे सेक्शन 62 असेसमेंट फॉर नॉन फिलर्स ऑफ द रिटर्न, जिसको मैं बेस जजमेंट असेसमेंट भी कहता हूं। अब नॉन फिलर्स ऑफ द रिटर्न मतलब आप रजिस्टर्ड हो, सुनिए आप रजिस्टर्ड पर्सन हो लेकिन आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे भाई साहब। अब आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट में एक्शन क्या होगी, तो ये सेक्शन 62 में बेस जजमेंट असेसमेंट आपके अगेंस्ट में होगा। अब बेस जजमेंट असेसमेंट में ये सेक्शन इस बार इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, और कुछ छोटी सी अमेंडमेंट्स भी इसमें हुई हैं जो ओके फाइनेंस एक्ट 2023 में हुई है, तो वो भी ओके आपको क्वेश्चन आ सकता है। भाई अमेंडमेंट्स ओके पिछले 2 फाइनेंस एक्ट की होती है तो वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको।
तो बेस जजमेंट असेसमेंट में ओके सेक्शन 62 का एक्शन कब होगा? इफ यू फेल्स टू फर्निश द रिटर्न, आपने रिटर्न नहीं दिया ओके तो फिर यहाँ पे सेक्शन 62 का एक्शन होगा। तो उसमें सेक्शन 46 का तो नोटिस आपके ऊपर आता ही है, वो तो डिफॉल्ट आता ही है। रिटर्न नहीं दिया तो आपको नोटिस आता है कि 15 दिन के अंदर रिटर्न दो, तो इसका स्पेशल नोटिस नहीं आएगा। वो जो 46 का डिफॉल्ट नोटिस आता है आपको कि फाइल द रिटर्न विद इन 15 डेज, वही नोटिस समझा जाएगा, इसमें स्पेशल नोटिस नहीं आएगा। और उसके बाद में भी आपने रिटर्न नहीं दिया तो फिर डिपार्टमेंट सीधा सीधा आपके अगेंस्ट में ऑर्डर इशू कर देगा, जो बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर लिया जाता है। तो क्या होता है, जब प्रोसीडिंग सेक्शन 73 की है अदर देन फ्रॉड वाली, तो वहां पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नोटिस इशू होती है, फिर आपके अगेंस्ट में ऑर्डर आती है। या 74 की प्रोसीडिंग होती है तो आपके अगेंस्ट में पहले नोटिस इशू होती है, फिर ऑर्डर आती है। ओके यहाँ पे डिपार्टमेंट कोई स्पेशल नोटिस नहीं देगा ये ऑर्डर के पहले। जो 46 का नोटिस आपको आ गया कि रिटर्न सबमिट करो, वो अगर आपने नहीं किया तो डिपार्टमेंट डायरेक्ट ओके बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आपके अगेंस्ट में दे देगा। ओके और टाइम पीरियड विद इन 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच टैक्स नॉट पेड रिलेट्स। मतलब क्या, मतलब बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आपका कभी भी 5 साल में आ सकता है अगर आपने रिटर्न नहीं दिया। समझ लो, लेट्स टेक एग्जांपल, फाइनेंशियल ईयर है आपका 25-26 और इसका कोई रिटर्न आपने नहीं दिया हुआ है या एनुअल रिटर्न आपने नहीं दिया हुआ है, तो वॉट एवर द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का ड्यू डेट क्या आएगा? 31 दिसंबर 26 आएगा। तो 31 दिसंबर 26 जो आपकी ड्यू डेट है ओके, वहां से 5 साल में वो कभी भी बेस जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। लेकिन इसमें 2 रियायत दी है और ये इंस्टीट्यूट के फेवरेट है। ओके 2 रियायत दी है जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है और ये हमारे प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छा यूज होता है अगर डिपार्टमेंट ने बेस जजमेंट असेसमेंट कर लिया। और वो क्या कहते हैं? विड्रॉल ऑफ बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर। अब ये विड्रॉल ऑफ बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर क्या होता है? अब देखो, आपने ये असेसमेंट क्यों हुआ? ये असेसमेंट इसलिए हुआ क्योंकि आपने रिटर्न नहीं दिया। ओके और बेस जजमेंट असेसमेंट फिर कैसा होता है? जैसा ऑफिसर को ठीक लगेगा, जैसा भी ऑफिसर को जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी उसको ठीक लगेगा वो बेस जजमेंट असेसमेंट कर लेगा। लेट्स से एग्जांपल, मैंने अगर रिटर्न नहीं दिया तो ऑफिसर क्लास के सामने आके खड़ा हो जाएगा, हमारा वेबसाइट देख लेगा, हमारा ऐड देख लेगा, ऐड में हमने लिखा कि वी टॉट मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स, वो सीधा सीधा 20,000 इंटू मेरा हाईएस्ट फीस क्या है ओके कैलकुलेट करके डाल देगा बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर। वो बिल्कुल नहीं सोचेगा कि अरे ये तो रिविजन था, ये तो यहाँ पे चार्ट रिविजन था, ये रेगुलर था, ये एग्जाम ओरिएंटेड था, वो बिल्कुल नहीं सोचेगा। वो हाईएस्ट जो भी फीस होगी मल्टीप्लाई करके डाल देगा। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो यहाँ बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर जो है यहाँ हो जाएगा। ओके तो बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर जो यहाँ पे ऑफिसर ने दे दिया और आपने देखा कि सिर्फ रिटर्न नहीं फाइल किया, इसकी वजह से कुछ भी असेसमेंट कर लिया भाई साहब इसने, तो गवर्नमेंट कहती है, सेक्शन ने खुद ने दिया कि अगर आप बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर से रिलेटेड सेटिस्फाइड नहीं हो तो असेसी फर्निश अ वैलिड रिटर्न विद इन 60 days ऑफ सर्विंग ऑफ ऑर्डर। चलो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जिस दिन भी आपके अगेंस्ट में बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आया वहां से 60 days में आप जो रिटर्न नहीं दिए थे वो भर दो, तो आपका बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ कर लिया जाएगा। पर आप जब दोगे तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट 18% पर है ना, पेनल्टी ये जो है 100 रुपीज CGST का और 100 रुपीज SGST का। ओके इसके साथ आपका जो रिटर्न का पेनल्टी है उसमें अगर कोई रियायत होगी तो वो रियायत देख लेना, लेकिन जो भी रिटर्न की पेनल्टी है और इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये दे देते हो तो और रिटर्न भी सबमिट कर देते हो तो आपकी बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ कर ली जाएगी। हाँ, उसके बाद भी अगर ऑफिसर को डाउट है तो फिर वो 73-74 का नोटिस देगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस स्क्रूटिनी असेसमेंट, बेस जजमेंट असेसमेंट एंड 73-74? स्क्रूटिनी असेसमेंट टू चेक करेक्टनेस ऑफ योर रिटर्न एंड स्टेटमेंट, उसमें मिसमैच हुआ तो स्क्रूटिनी होती है, आपको डिस्क्रिपेंसीज पूछी जाती है, वो नहीं दिया तो फिर 73 में एक्शन होती है। बेस जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर मतलब आपने रिटर्न नहीं दिया, ये उसका बेस होता है, और आपने रिटर्न नहीं दिया इसलिए बेस जजमेंट हुआ, और उसके बाद में भी 60 डेज पहले ये ओके 60 डेज नहीं था, पहले 30 डेज था, अब 60 डेज हो गया। 60 डेज का टाइम दिया आपको आपके पुराने रिटर्न सबमिट करने के साथ साथ आपको इंटरेस्ट पेनल्टी देनी है। अगर आप ये दे देते हो तो विड्रॉ हो जाएगा बेस जजमेंट, फिर हम 73 में नोटिस देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, ग्राउंड्स देंगे आपको कि हम एक्शन क्यों ले रहे हैं। ओके वो बाद में अगर आप रिटर्न दे देते हो, और ये पीरियड जो है एक्सटेंशन हो सकता है, और ये एक्सटेंशन okay extended period up to 60 days is allowed on payment of additional late fee for 60
₹100 ईच डे आफ्टर 60 डेज। ये 100 CGST का 100 और SGST का 100 ऐसे 200 लिख लेना। तो इन शॉर्ट ओके अगर आप 60 डेज में नहीं दे पा रहे हो पुराने रिटर्न तो और आपको फर्दर 60 डेज दे सकते हैं। अब ये भी अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2023 की। तो ये जो है और 60 डेज आपको मिलेंगे, लेकिन पहले 60 डेज खत्म होने के बाद 61th डे से आपको 100 प्लस 100 यानी CGST का 100 और SGST का 100 ऐसे 200 रुपीज पर डे का आपको लेट फी देना पड़ेगा, पर मैक्सिमम आपको 120 डेज मिलेंगे। ओके तो ये था सेक्शन 62 का। ओके बेस जजमेंट असेसमेंट अगर आपने रिटर्न नहीं दिया रजिस्टर्ड होने के बाद, रिटर्न नहीं दिया रजिस्टर्ड होने के बाद। अब आते हैं सेक्शन 63 में। सेक्शन 63 में अनरजिस्टर्ड पर्सन में भी बेस जजमेंट असेसमेंट होगा। हाँ अब ये भी बेस जजमेंट है और ये भी बेस जजमेंट है, पर दोनों में क्या डिफरेंस है? ये बंदा अनरजिस्टर्ड है इवन दो लायबल टू पे टैक्स, और ये बंदा रजिस्टर्ड है पर रिटर्न नहीं दे रहा है, तो दोनों के ऑब्जेक्ट अलग अलग है। तो अगर 63 में एक्शन हुआ तो इफ असेसी फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन कैंसल, ओके एंड प्रॉपर ऑफिसर असेस द टैक्स लायबिलिटी बाय बेस जजमेंट असेसमेंट, मतलब उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था उसके बाद में भी उसने सप्लाई किया, टैक्सेबल सप्लाई किया, तो उसके अगेंस्ट में बेस जजमेंट असेसमेंट होगा। ओके नोटिस, हाँ यहाँ नोटिस जाएगी, गिव अ 15 डेज टाइम फॉर रिप्लाई। ओके ऑर्डर और समरी दे रहा हो वो पूरा बताएगा कि भाई ओके क्या ऑर्डर की समरी क्या है, और यहाँ पे 5 साल के अंदर ये ऑर्डर कभी भी आती है फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, ये बेस जजमेंट असेसमेंट की नो डाउट नोटिस जाएगी, 15 डेज के लिए रिप्लाई का टाइम दिया जाएगा। ओके अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, और जो भी ऑर्डर फाइनली उसकी समरी भी दिया जाएगा, ग्राउंड भी दिया जाएगा कि कैसे बेस जजमेंट असेसमेंट हुआ ओके अनरजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में, और ये ऑर्डर जो भी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट होगी वहां से 5 साल में कभी भी आ सकती है। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि यहां पे विड्रॉ नहीं होगा, यहां पे जो ऑर्डर दे दी, सुनिएगा, यहां पे जो ऑर्डर दे दी वो ऑर्डर फाइनल ऑर्डर रहेगी, यहां पे विड्रॉल नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके तो यहां बेनिफिट क्या है, यहां पे अगर आप रिटर्न दे देते हो तो विड्रॉल हो जाता है, पर भाई ये डेंजरस ऑर्डर है, बेस जजमेंट असेसमेंट ऑफिसर कुछ भी कर लेता है अपने हिसाब से, जो भी उसको फैक्ट्स मिलते हैं अपने हिसाब से कुछ भी कर लेगा, तो यहाँ पे उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके तो ये हमने असेसमेंट मैकेनिज्म देखा। एक नीचे जो दिया है उन्होंने समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट एक्शन जब ओके कुछ ऐसे एविडेंसेस बाहर से मिल जाते हैं, आपके रिकॉर्ड के बेस पर नहीं, रिकॉर्ड के बेस पर तो स्क्रूटिनी असेसमेंट होता है। समरी असेसमेंट कब होता है कि बाहर से कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल गए, मतलब आपके सप्लायर के रिकॉर्ड से एविडेंसेस मिल गए, आपके बायर के रिकॉर्ड से एविडेंसेस मिल गए, वेबसाइट से एविडेंसेस मिल गए, बाहर से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई जहां ऑफिसर को डाउट है कि तुमने कुछ छुपाया हुआ है विच एडवर्सली अफेक्ट द रेवेन्यू। ओके तो यहाँ पे proper officer has evidence showing that tax liability of person and delay adversely affect the revenue, he shall pass a summary assessment order. Prior approval of additional commissioner or joint commissioner is necessary. तो अगर कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले कि वेयर शोइंग टैक्स लायबिलिटी और अगर एक्शन नहीं लिया गया, ओके बाहर से इंफॉर्मेशन मिली और एक्शन नहीं लिया गया तो इट एडवर्सली अफेक्ट द रेवेन्यू, तो आपके अगेंस्ट में एक समरी बना ली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइडर्स। ओके और उसके बेस पर एक असेसमेंट हो जाता है। लेकिन देखो कोई भी ऐसा असेसमेंट जो बेस जजमेंट है ओके या समरी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी गई है कि भाई अगर आप बेस जजमेंट से या समरी से सेटिस्फाइड नहीं हो तो विड्रॉ भी हो सकता है, विड्रॉ भी हो सकता है, पर ऐसा बेस जजमेंट जो अनरजिस्टर्ड के अगेंस्ट में वो विड्रॉ नहीं होगा। तो यहाँ समरी असेसमेंट में भी विड्रॉल रखा हुआ है उन्होंने। इफ असेसमेंट ऑर्डर इज इरोनियस then application of on the application of taxable person within 30 days, यहाँ 30 days है, यहाँ extension नहीं हुआ है, 30 days of such order on his own motion add okay additional commissioner or joint commissioner may withdraw such order and may instead follow the procedure of 73-74। अगर टैक्स पेयर ये कंप्लेन करता है कि सर ये जो समरी असेसमेंट हुआ है ये क्या हुआ सर, कोई भी आपने इंफॉर्मेशन इंस्टा से ले लिया, आपने इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया से ले लिया, ओके सप्लायर और बायर के रिकॉर्ड से कुछ भी ले लिया आपने इंफॉर्मेशन और समरी असेसमेंट कर डाला, ये कंप्लीटली इरोनियस है, गलत है। तो अगर ये कंप्लीटली इरोनियस है और गलत है और उसमें एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर सेटिस्फाई होता है तो वो केस में वो विड्रॉ कर लेगा, और वो विड्रॉ करके हाँ वो विड्रॉ कर लेगा यहाँ पे, और फिर उसको जहां डाउट है वो केस में सेक्शन 73-74 का नोटिस देगा ओके, और नोटिस से वो एक्शन लेगा, मे बी अदर देन फ्रॉड हो या फ्रॉड हो। तो यहां से भी जन्म होता है सेक्शन 73-74 का।
Deemed taxable person. If taxable person is not ascertainable, such liability pertain to supply of goods. Person in charge shall be liable to be assessed. अगर कोई गुड्स है और वो मिल रहा है, बाहर से इंफॉर्मेशन आई 4 ट्रक मिल गए, ओके, और वो 4 ट्रक में ओनर सामने नहीं आ रहा है, ओके, तो फिर जिसके पोजीशन में गुड्स है वही टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। तो इस तरह से पूरा असेसमेंट मैकेनिज्म हमने देख लिया। ओके, ये बहुत अच्छे से चार्ट मैंने बनाया हुआ है। अगर आप ये चार्ट देख लो तो आपके रेगुलर बुक के कम से कम यहाँ पे 25 पेजेस खत्म हो जाएंगे, असेसमेंट, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, इंक्लूडिंग ऑडिट। ओके, तो और आपका ग्रिप भी आ जाएगा पूरे प्रोसेस के साथ। कोशिश करो तो आपका सेक्शन भी लर्न हो जाएगा। और चार्ट अच्छे लग रहे होंगे तो यस कमेंट जरूर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके, तो चलिए, ये तो था असेसमेंट। फिर आते हम ऑडिट पे। ऑडिट यहाँ पे मीनिंग जो दिया गया है सेक्शन 213 में, एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन और फर्निश बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। ऑडिट का स्कोप जो होता है वो सिर्फ रिटर्न के बेस पे नहीं होता है, आपने जो रिकॉर्ड मेंटेन किए उसको भी क्रॉस चेक किया जाता है टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टर्न और डिक्लेयर, टैक्स पेड, रिफंड क्लेम एंड ITC अवेल्ड एंड टू एक्सेस हिज कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ लॉ। इसमें मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, कंपनी एक्ट के कंप्लायंस से थोड़ी चेक करेंगे हम, GST लॉ के हिसाब से आपने टर्न और एज पर लॉ एक्सप्लेन किया है क्या, ओके, बताया है क्या, टैक्स आपने प्रॉपरली दिया है क्या इंक्लूडिंग एडवांसेस, रिफंड क्लेम किया होगा तो सही फॉर्मूला से किया है क्या, ITC लिया है, और आपने GST लॉ के कंप्लायंस की है, ये वेरीफाई करने के लिए ऑडिट किया जाता है। अब अभी जो 2 ऑडिट है सेक्शन 65 और सेक्शन 66, यहाँ पे 2 ऑडिट इन्होंने दिए हैं। पहले और एक ऑडिट था सेक्शन 35 का जो स्टैट्यूटरी ऑडिट था, वो विड्रॉ हो गया है। अब दोनों भी डिपार्टमेंट की ऑडिट है और डिपार्टमेंट ही ऑडिट करेगा। पहले CA-CMA का भी GST ऑडिट था, वो उन्होंने बंद कर दिया है। ओके, तो डिपार्टमेंटल ऑडिट होगा और स्पेशल ऑडिट होगा। मैं मतलब दोनों भी डिपार्टमेंट ही करता है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। और मैंने इतना बढ़िया पॉइंट वाइज मैनर में दिया कि अगर डिफरेंस है तो आप डिफरेंस भी लिख सकते हो। पहले पॉइंट देख लेते हैं डिपार्टमेंटल ऑडिट। ऑडिट अथॉरिटी, यहाँ पे कमिश्नर और ऑथराइज ऑफिसर अंडरटेक द ऑडिट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो सेक्शन 65 में ऑडिट जो है यहाँ पे कोई CA-CMA नहीं करेगा, यहाँ पे ऑफिसर ऑडिट करेगा। ओके, और वो रजिस्टर्ड पर्सन का ही करेगा, रजिस्टर्ड पर्सन का ही ऑडिट यहाँ पे करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वो रजिस्टर्ड पर्सन का ही ऑडिट कर सकता है। नेक्स्ट, नोटिस टू रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, एटलीस्ट बिफोर 15 वर्किंग डेज प्रायर टू कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ये ऑडिट अगर डिपार्टमेंट को करना है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा, ओके, 15 डेज बिफोर टू वेरीफाई, जस्ट उसको वेरीफाई करना है। ऑडिट का मीनिंग बता दिया मैंने, उसको वेरीफाई करना है कि आपने लॉ के कंप्लायंस से सही ढंग से किए नहीं किए, सारा टैक्स कैलकुलेशन टर्न और सही ढंग से किया कि नहीं किया। तो ये ऑडिट के पहले 15 दिन पहले नोटिस दी जाती है सो दैट कि वो सारी ऑडिट की प्रिपरेशन कर लें। ऑडिट पीरियड, द फाइनेंशियल ईयर और पार्ट देयर ऑफ और मल्टीपल देयर ऑफ। हाँ, हो सकता है एक फाइनेंशियल ईयर, हो सकता है मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर, हो सकता है फाइनेंशियल ईयर एंड पार्ट देयर ऑफ, मतलब हो सकता है कि 3 साल 2 महीने का ऑडिट है, 3 साल 6 महीने का ऑडिट है, ऐसा मतलब पार्ट का भी ऑडिट हो सकता है। प्लेस ऑफ ऑडिट, एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन और इन देयर ऑफिसेस, इन देयर ऑफिसेस, यहाँ देयर का मतलब डिपार्टमेंट ऑफिसेस, डिपार्टमेंट ऑफिसेस मतलब ये ऑडिट आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर भी हो सकता है, यानी जो टैक्स पेयर है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, या फिर डिपार्टमेंट के भी ऑफिस में हो सकता है। टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, एक्सटेंशन फॉर फर्दर 6 months। 3 महीने में ऑडिट होना चाहिए जिसको एक्सटेंशन फर्दर 6 months का हो सकता है। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, ख्याल रहे जिस दिन ऑडिट कमेंस हुआ वहां से 3 months एक्सटेंडेबल अप टू फर्दर 6 months। लेकिन कमेंसमेंट का डेट कहां से माना जाएगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट कहां से माना जाएगा, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट शैल बी द डेट ऑन विच रिकॉर्ड्स आर मेड अवेलेबल और एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट एट द प्लेस ऑफ बिजनेस विच इज लेटर। जिस दिन रिकॉर्ड मिला या आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर आके ऑडिट किया, विच एवर इज लेटर, ये इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आ सकता है। विच एवर इज लेटर मतलब रिकॉर्ड अवेलेबल हुआ समझ लो 10 तारीख को और आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आए 15 तारीख को, तो 15 से डेट ऑफ कमेंसमेंट और वहां से 3 महीने में कंप्लीट होना चाहिए। या फिर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आए पर आपने 3 दिन बाद रिकॉर्ड्स अवेलेबल करवा के दिया तो विच एवर इज लेटर, वहां से 3 months लिया जाएगा। कंडक्ट ऑफ ऑडिट, audit registered person shall facilitate the verification of accounts and records, provide information of authority as required, render assistance, okay, proper officer inform registered person discrepancies notice and registered person फाइल द रिप्लाई। जो भी ऑडिट में डिस्क्रिपेंसीज मिली, ओके, ऑफिसर आपको इन्फॉर्म करेगा और आपको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। ऑडिट फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन,
टू बी इंटीमेटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट। जैसे जिस दिन भी ऑडिट कंक्लूड होगा वहां से 30 दिन में आपको फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस कमिश्नर को, मतलब ऑब्जर्वेशंस इंटीमेट करने पड़ेंगे कमिश्नर को। टैक्स अवॉइडेंस एंड रॉन्ग आईटीसी डिटेक्टेड। अब पूरे ऑडिट में पता चलता है कि आपने टैक्स अवॉइड किया है, टर्नओवर सही नहीं बताया है, या आईटीसी गलत लिया है, तो सेक्शन 73 74 का एक्शन आपके अगेंस्ट पे होगा। और यहां से जन्म होता है सेक्शन 73 74 का। ओके, तो ये था ऑडिट के पॉइंट वाइज मैनर में पढ़ के जाना भाई साहब, पढ़ के जाना। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए तो मार्क्स मत छोड़ना। अब बात करते हैं स्पेशल ऑडिट की। ड्यूरिंग स्क्रूटिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग स्क्रूटिनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और एनी अदर प्रोसीडिंग्स, if officer is of opinion that value has not been correctly declared or wrongly availed ITC by registered person, मतलब ये स्पेशल ऑडिट तब किया जाता है जब कोई स्क्रूटिनी चालू है, इंक्वायरी चालू है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, या कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग चालू है बाय ऑफिसर, और उस प्रोसीडिंग में, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ऑडिट प्रोसीडिंग के नहीं, ये ऑडिट जब भी वेरीफाई करना रहा 15 दिन के नोटिस पे ये ऑडिट हो जाता है। यहाँ पे ये स्पेशल ऑडिट कभी भी नहीं हो सकता। स्पेशल ऑडिट के लिए स्क्रूटिनी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या अदर प्रोसीडिंग ओके शुरू होना चाहिए, और उसमें ये ओपिनियन आता है कि वैल्यू सही ढंग से नहीं बताया गया एज पर रूल्स या सेक्शन, या आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है। तो ये दो मेनली दो ही फैक्टर पे होता है, वैल्यू और आईटीसी। नाउ आपका ओके डिपार्टमेंटल जनरल ऑडिट जो है वो कंप्लायंस के लिए भी हो सकता है कि आपने कंप्लायंस सही किए कि नहीं किए, पर ये ऐसा नहीं है, ये दो ही बात पे होगा, वैल्यू नॉट राइटली डिक्लेयर्ड और आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड। ओके, रॉन्गली अवेल्ड फिर आईटीसी लिया होगा बाय रजिस्टर्ड पर्सन, और रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में ये ऑडिट होगा। पहला डिफरेंस क्लियर हो गया। तो फिर डायरेक्शन ऑफ ऑडिट शैल बी मेड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर टू गेट रिकॉर्ड इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट एग्जामिन एंड ऑडिट है। कमिश्नर की परमिशन से डायरेक्शन जाएगा कि भाई इनके बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड एग्जामिन कर लो। स्पेशल ऑडिट शैल बी कंडक्टेड इवन ऑडिट हैज बीन डन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट और एनी अदर लॉ। हो सकता है कि आपका जनरल ऑडिट हो गया होगा, वो जाने दो, जनरल ऑडिट और इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन और स्क्रूटिनी में लग रहा है कि नहीं इसका स्पेशल ऑडिट होना चाहिए, तो ये स्पेशल ऑडिट होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि ऑलरेडी सेक्शन 65 में ऑडिट हो चुका है, तो क्या सेक्शन 66 में स्पेशल ऑडिट होगा? यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि उसका ऑलरेडी ऑडिट हुआ है। और ये ऑडिट सेक्शन 66 कहता है ये सीएसीएमए से करवाया जाएगा, यानी ये डिपार्टमेंट नहीं करेगा। ओके, ये डिपार्टमेंट डायरेक्ट करेगा विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर टू सीएसीएमए कि भाई इसका वैल्यू और आईटीसी का ऑडिट करो, और यहां हमारी जरूरत पड़ेगी। Who shall nominated by commissioner? Auditor shall submit the report to AC within 90 days, extendable for further 90 days. 90 डेज में रिपोर्ट देनी पड़ेगी। ऑडिट एक्सपेंसेस टू बी डिटरमाइन एंड पेड बाय कमिश्नर, इसका फीस कमिश्नर से यानी डिपार्टमेंट से आएगा। ओके, और अगर इसमें टैक्स अवॉइडेंस मिला या रॉन्ग आईटीसी मिला तो 73 74 की एक्शन ली जाएगी। तो ये दोनों का डिफरेंस है। अभी हमने देखा डिपार्टमेंटल ऑडिट और दूसरा जो है यहाँ पे स्पेशल ऑडिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यस और नो बोलिए जोर से। चलिए, तो इस तरह से हमने असेसमेंट देख लिया, ऑडिट देख लिया। अब एक सेक्शन है एक्सेस टू प्रीमाइसेस, एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। ये ऑडिट नहीं होता है, पर कभी कभी जनरल एक्सेस ऑफिसर विजिट करने आ जाता है टू वेरीफाई द कंप्लायंसेस एंड एवरीथिंग, एंड इट्स नॉट अ ऑडिट, इट्स जस्ट अ जनरल वेरिफिकेशन। और ये पावर ओके 71 में दिया गया है, एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। इसको मैं इसको भी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में लेता हूँ, इन्वेस्टिगेशन पावर भी नहीं लेता हूँ। यानी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आइदर नॉर्मल असेसमेंट जो अलग अलग टाइप के हमने देखे, या ऑडिट के थ्रू, या एक्सेस टू प्रीमाइसेस अंडर सेक्शन 71 जाएगा। नाउ ड्यूली एम्पावर्ड ऑफिसर ओके एक्सेस टू एनी बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। हाँ, ओके, हमारे ऑफिसर को कमिश्नर एम्पावर करेगा, और ड्यूली एम्पावर ऑफिसर आपके प्रीमाइस में एक्सेस करने कभी भी आ सकता है, जनरल इंस्पेक्शन करने, पर उसके पास उतनी एम्पावर्ड होना चाहिए, मतलब अथॉरिटी होना चाहिए एक्सेस करने की। ड्यूरिंग एक्सेस पीओ कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर एंड अदर थिंग एज रिक्वायर्ड। वो जनरल चेक कर सकता है कि भाई तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट बताओ, डॉक्यूमेंट। इट्स नॉट अ इन्वेस्टिगेशन, इट्स नॉट अ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में एक फ्लेवर होता है क्या कि आपने कुछ छुपाया हुआ है, सुनिए, आपने कुछ छुपाया हुआ है और वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो वो इन्वेस्टिगेशन पावर होती है। ये जनरल एक्सेस है, डाउट वाउट कुछ नहीं है, बस देख रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर या अदर थिंग्स एज रिक्वायर्ड वो चेक किया जाएगा। Person in charge of the premises bound to furnish such document an officer to officer or audit party deputed by PO to carry out special audit। हाँ, सेक्शन 71 कहता है कि जो भी पर्सन इन चार्ज होगा प्रीमाइसेस का, ओके,
उसने 71 में ऑफिसर एक्सेस करने आया होगा या फिर सेक्शन 65 66 में ऑडिट हुआ होगा, तो ऑडिट पार्टी को या ये ऑफिसर को सारे रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करना उसकी जिम्मेदारी होगी। Record covers records prepared by registered person, trial balance, audited financial statement, cost audit report, income tax audit report and other relevant records, वो सारे सबमिट करने पड़ेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने ये देखा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। डन। चलिए अब आते हैं हमारा सेकेंड पार्ट, इन्वेस्टिगेशन पावर। सो इन्वेस्टिगेटिव पावर मतलब जहां आपका प्रीमाइसेस का, कन्वेंस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और इन्वेस्टिगेटिव पावर में डिस्क्रिपेंसीज से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि कुछ आपने छुपाया हुआ है या फिर डाउट है कि कुछ आपने रीज़न टू बिलीव है कि समथिंग हैज़ बिन यहाँ पे कॉन्सील्ड या आपने सप्रेस किया हुआ है, तो वो केस में इन्वेस्टिगेटिव पावर यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इन्वेस्टिगेटिव पावर में हम देखते हैं, और ये चैप्टर था इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, अरेस्ट। तो इन्वेस्टिगेटिव एक्शन मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। इंस्पेक्शन होता है सेक्शन 67 में, सर्च सीजर सेक्शन 67(2) में, अरेस्ट 69 में, और यहाँ पे 68 में इंस्पेक्शन ओके फॉर गुड्स मूवमेंट। तो सेक्शन 67(1) इंस्पेक्शन के बारे में बात करता है, प्लेस ऑफ बिजनेस के, और सेक्शन 67(2) सर्च और सीजर के बारे में बात करता है। हाँ, 68 भी इंस्पेक्शन का पावर देता है। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ समझ लेते हैं। एक बेसिक डिफरेंस आपके दिमाग में होगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्पेक्शन एंड सर्च। नाउ इंस्पेक्शन में जस्ट एग्जामिनेशन होता है समथिंग बाय प्रॉपर ऑफिसर और रीजन टू बिलीव रिकॉर्डेड इन राइटिंग। मतलब ऑफिसर के, हाँ रिकॉर्डेड इन राइटिंग भी कहा है, मतलब ऑफिसर कंफर्म नहीं है बट ही हैज सम रीजन टू बिलीव कि समथिंग इज नॉट shown in the records, या something is suppressed या concealed, okay, या फिर some claim is taken excessively, समझ लो कुछ छुपाया गया, ऐसा reason to believe है, confirm नहीं है। ओके अभी तक आपने क्राइम नहीं किया हुआ है, अभी तक आपने फ्रॉड नहीं किया हुआ है, सिर्फ रीजन टू बिलीव है, और वो ढूंढने के लिए एग्जामिनेशन होता है, उसे हम कहते हैं इंस्पेक्शन। जबकि सर्च में बहुत क्लियर है, फाइंड समथिंग, यानी ये कंफर्म हो गया कि आपने छुपाया हुआ है, पर कहाँ छुपाया है वो एविडेंसेस चाहिए। तो टू फाइंड समथिंग सर्च होता है। ओके, डिस्कवर द एविडेंस ऑफ क्राइम, क्लियर कट उसमें क्राइम है, यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ रीजन टू बिलीव है कि कुछ तो सप्रेस किया हुआ है और इंस्पेक्ट करना है। तो ये पावर थोड़ा लाइट पावर होती है रेदर देन सर्च। सर्च मतलब सीवियर पावर हो जाती है, लाइक अ रेड। आपने कभी अजय देवगन की रेड मूवी देखा है? अगर नहीं देखा होगा तो वो देख लेना। तो यहाँ पे सर्च का पावर जो होता है वो लाइक सीवियर पावर है टू फाइंड समथिंग, जिसमें जो है यहाँ पे उनको बाय लॉ, ओके, अंडर इंडियन पिनल कोड सारी पावर्स मिल जाती है। जहाँ तक देखा जाए तो कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस का वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पे अलमीरा वगैरह ब्रेक लॉक वगैरह होगा तो ब्रेक ओपन कर सकते हैं, अगर छत में छिपा होगा तो उसको भी तोड़ सकते हैं, दीवार को भी तोड़ सकते हैं, इतनी पावर उनके पास होती है। लेकिन इंस्पेक्शन में जस्ट एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी ये पावर जस्ट गुड्स और रिकॉर्ड तक रिस्ट्रिक्ट होती है, उससे ज़्यादा ये पावर एग्जीक्यूट नहीं होती, और जनरली प्लेस ऑफ बिजनेस का इंस्पेक्शन होता है। चलिए पढ़ लेते हैं फिर और आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। नाउ इट इज सॉफ्टवेयर प्रोविजन देन सर्च। थोड़ा यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये जो है सॉफ्ट होती है एज कंपेयर टू रेड एंड सर्च। सर्कमटेंसेस, तो कौन से सर्कमटेंसेस में इंस्पेक्शन कैरी आउट होता है? व्हेन एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर, अ जॉइंट कमिश्नर एज अ रीजन टू बिलीव दैट, मतलब उनके पास कुछ रीजन होना चाहिए, विदाउट रीजन वो एक्शन नहीं ले सकते। रीजन टू बिलीव दैट अ टैक्सेबल पर्सन, ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस कीपर, 3 लोगों के अगेंस्ट में इंस्पेक्शन होता है जीएसटी में। एक है टैक्सेबल पर्सन, बी केयरफुल, द वर्ड टैक्सेबल पर्सन इज वाइडर देन रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्सेबल पर्सन में वो भी पर्सन आते हैं, ओके, जो पर्सन यहाँ लायबल टू रजिस्टर्ड है बट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया हुआ है, तो उनका भी इंस्पेक्शन हो सकता है। तो इंस्पेक्शन का पावर रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में भी हो सकता है, या ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में हो सकता है जो अंडर लायबिलिटी आता है पर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। दूसरा, ट्रांसपोर्टर का भी इंस्पेक्शन हो सकता है, और वेयरहाउस कीपर का भी इंस्पेक्शन हो सकता है। अच्छा, कौन से केसेस में इंस्पेक्शन होता है? यहाँ सेक्शन 67(1) बहुत क्लियरली कहता है, ओके, और ये लर्न करके जाना। 4 केसेस, 1 2 3 4।
ये 4 केसेस में आपका इंस्पेक्शन किया जाएगा अगर रीजन टू बिलीव होगा। ये रीजन टू बिलीव ओके एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके तो कौन सी 4 केसेस में? सप्रेस एनी ट्रांजेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके यानी कोई सप्लाई किया, सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल या डीम सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 और आपने वो ट्रांजेक्शन सप्रेस कर दिया, नहीं बताया। दूसरा सप्रेस स्टॉक इन हैंड, यानी आपने विदाउट इनवॉइस सेल की होगी या इनवॉइस में सेल किए पर जीएसटीआर 1 में नहीं बताया, 3B में नहीं बताया। दूसरा आपने स्टॉक इन हैंड सप्रेस किया। क्लेम एक्सेस आईटीसी और कॉन्ट्रावेंट एनी प्रोविजन टू इवैड द टैक्स। हाँ, ये रीजन टू बिलीव है कि कुछ सप्लाई आपने नहीं बताया, ये रीजन टू बिलीव है कि कुछ स्टॉक सप्रेस किया, या फिर यहां पे यू क्लेम द एक्सेस आईटीसी, या फिर कुछ ऐसे हमारे पास स्ट्रॉन्ग रीजन है टू बिलीव दैट कि आपने इस एक्ट की प्रोविजन कॉन्ट्रावेंट कर दी है, और वो कॉन्ट्रवेंशन जिसमें क्लियर इंटेंशन है टू इवैड द टैक्स, ये वर्ड मत भूलना, जिसमें क्लियर इंटेंशन है टू इवैड द टैक्स, तो वो केस में टैक्सेबल पर्सन के अगेंस्ट में इंस्पेक्शन किया जाएगा। जहां तक ट्रांसपोर्टर और वेयरहाउस कीपर की बात है, तो ट्रांसपोर्टर और वेयरहाउस कीपर में दो की सिचुएशन में इंस्पेक्शन कैरी आउट होगा। केप द गुड्स विच हैव एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ टैक्स, उन्होंने अपने कन्वेंस में, ट्रांसपोर्टर होगा तो कन्वेंस और वेयरहाउस कीपर होगा तो अपने वेयरहाउस में ऐसे कुछ गुड्स रखे जिसके ऊपर टैक्स छुपाया गया हो, ओके, एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ टैक्स, ओके, जिसका टैक्स पे नहीं किया हो, लायबल टू कॉन्फिस्केशन हो, और केप द गुड्स और अकाउंट्स इन अ मैनर लाइकली टू कॉज इवेजन ऑफ टैक्स, या इस तरह से गुड्स रखा गया हो या फिर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हो जो टैक्स इवेजन कर हो सकता है, जिसमें टैक्स इवेजन हो सकता है। दोनों पॉइंट्स लर्न करके जाना। तो ये चारों पॉइंट्स आपने एग्जाम के हिसाब से लर्न करके जाना कि टैक्सेबल पर्सन के अगेंस्ट में इंस्पेक्शन कब होगा, या ट्रांसपोर्टर या वेयरहाउस कीपर के अगेंस्ट में इंस्पेक्शन कब होगा। नाउ इंस्पेक्ट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ टैक्सेबल पर्सन और ट्रांसपोर्टर और वेयरहाउस कीपर। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो है यहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस का इंस्पेक्शन करेंगे। तो एक ये और डिफरेंस है, सर्च करते वक्त सुनिएगा, सर्च करते वक्त जरूरी नहीं कि वो प्लेस ऑफ बिजनेस, एनी प्लेस जहां पे उनको ऐसा लगता है कि एविडेंस छुपाए गए हैं, टू फाइंड आउट दैट एविडेंस से सर्च हो सकता है। लेकिन इंस्पेक्शन आपका प्लेस ऑफ बिजनेस का होगा, जहां से आप ऑर्डिनरीली बिजनेस कैरी आउट कर रहे हो, या वेयरहाउस या गोडाउन या कंसाइनमेंट एजेंट का प्लेस, या जहां बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन करते हो, जनरली इंस्पेक्शन उसका ही किया जाता है। हाँ, तो ये था इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 67(1). 67(2) सर्च के बारे में पढ़ेंगे। अब एक और इंस्पेक्शन मैं ले लेता हूं, और वो इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट की बात करेंगे हम। नाउ इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट, ओके, जनरली जब आपका कोई गुड्स कन्वेंस, कोई भी कन्वेंस आपका गुड्स लेके जा रहा है कैरिंग कंसाइनमेंट ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिट, यानी ई वे बिल, थोड़ा मैं इससे कनेक्ट करता हूं और वो कनेक्ट करता हूं ई वे बिल से। ओके, ई वे बिल के हिसाब से अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 के ऊपर होगी तो वो केस में आपको ई वे बिल बनाना पड़ता है। ओके, और आपका कन्वेंस ऐसे वैल्यू का गुड्स लेके जा रहा है जो स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, यू कैन राइट देयर, ओके, कि वो 50,000 से ज्यादा वैल्यू का लेके जा रहा है, तो ऐसे केस में उसका कवरिंग डॉक्यूमेंट ई वे बिल और उसके ई इनवॉइस या इनवॉइस उसके साथ होना चाहिए, या बिल ऑफ सप्लाई उसके साथ होना चाहिए। तो ऐसे केस में अगर इन बिटवीन आपका कन्वेंस अगर रोका जाके, इन बिटवीन आपका कन्वेंस को क्या वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं? तो बिल्कुल, और ये पावर सेक्शन 68 में दी गई है। पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस हैज प्रोड्यूस प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस फॉर वेरिफिकेशन एंड अलाउ द इंस्पेक्शन, यानी इन बिटवीन अगर कन्वेंस को रोका गया तो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे, या फिर डिवाइसेस का मतलब, ओके, ई वे बिल के लिए 2 RFD डिवाइसेस हो गए, वो उसको यहाँ पे अटैच करवाने पड़ेंगे, ओके, फॉर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन ड्यूरिंग ट्रांजिट कैन बी डन इवन विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊपर जो इंस्पेक्शन होगा 67(1) का, वहां ज्वाइंट कमिश्नर का ऑथराइजेशन चाहिए और रीजन टू बिलीव चाहिए। लेकिन अगर इंस्पेक्शन कन्वेंस का है, गुड्स इन मूवमेंट है, प्लेस ऑफ बिजनेस का नहीं, गुड्स इन मूवमेंट का इंस्पेक्शन है, तो वहां ज्वाइंट कमिश्नर का प्रायर ऑथराइजेशन की कोई जरूरत नहीं है और रीजन टू बिलीव की भी कोई जरूरत नहीं है। वहां कभी भी कोई कन्वेंस को रोका जा सकता है और इंस्पेक्ट किया जा सकता है। तो ये इंस्पेक्शन हमने देखा प्लेस ऑफ बिजनेस का और इंस्पेक्शन गुड्स इन ट्रांजिट का। नाउ अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, और वो सेकंड पार्ट सर्च एंड सीजर। तो सर्च कब होता है? टू अटेम्प्ट, क्लियर अटेम्प्ट है टू फाइंड समथिंग, डिस्कवर एविडेंस ऑफ क्राइम बाय केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ एनी प्लेस, यहां पे वर्ड लिख सकते हो, एनी प्लेस, पर्सन और सब्जेक्ट एक्सेट्रा, यानी
कोई भी, जरूरी नहीं कि वो प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कोई भी प्लेस में यहाँ पे ये सर्च कैरी आउट होगा जहाँ क्लियर इंटेंशन होगा टू फाइंड समथिंग, जहाँ ये क्लियर पता है कि इस बंदे ने जो है यहाँ फ्रॉड कर लिया है, क्राइम कर लिया है और अब वो इंस्पेक्ट करके निकालना है। मे बी मनी हो सकता है, मे बी ओके सब्जेक्ट हो सकता है, कोई पर्सन को छुपाया गया हो एक्सेट्रा। तो कोई भी प्लेस का यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए सर्च कैरेट होगा तो दिस इज अ सिवियर एक्शन जिसे हम रेड कहते हैं। ओके रिक्वायरमेंट, अगर सर्च कैरी आउट होना है तो सर्च वारंट चाहिए और वो जॉइंट कमिश्नर या अबव रैंक ऑफिसर देगा बिफोर द स्टार्ट ऑफ सर्च। ओके इट शुड बी अकम्पनीड बाय लेडी ऑफिसर, टू इंडिपेंडेंट विटनेस एंड पंचनामा वगैरह होता है जब जो भी सर्च में गुड्स मिलता है तो ओनर की साइन वगैरह लेके पंचनामा होता है। अब बात करते हैं पावर्स की। सर्च के दौरान ओके ऑफिसर की क्या पावर है और जो पर्सन का सर्च हो रहा है उसके क्या सेफगार्ड है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने यहाँ ले लिए, बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ना है तो आप रेगुलर बुक से पढ़ सकते हो। ऑफिसर की क्या पावर है? सर्च सीजर एंड डिटेन द गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन एंड डॉक्यूमेंट्स बुक्स और थिंग्स रिलेवेंट फॉर एनी प्रोसीडिंग। मतलब ड्यूरिंग सर्च अगर कुछ पता चलता है कि भाई ये गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, अब लायबल टू कॉन्फिस्केशन वो सेक्शन 130 में बताया गया है, आगे हम देखेंगे ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन में। तो लायबल टू कॉन्फिस्केशन होगा ओके कोई गुड्स, तो वो गुड्स को हो सकता है सीज कर ले, डिटेन कर ले ओके ड्यूरिंग सर्च, या कोई डॉक्यूमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह थिंग्स जो जरूरी है प्रोसीडिंग के लिए ओके रिलेवेंट फॉर एनी प्रोसीडिंग वो मिलते हैं तो वो भी सर्च करेंगे और सीज करेंगे। ब्रेक या ओपन द डोर अलमीरा और बॉक्स इफ एक्सेस इज डिनाइड। समझ लो कोई अलमीरे का एक्सेस डिनाई कर रहा है, वो पर्सन कह रहा है कि नहीं ओपन होगा तो उसको ब्रेक कर दिया जाएगा। कोई बॉक्स होगा, कोई यहाँ पे ओके यहाँ डोर होगा तो उसको ओपन कर दिया जाएगा। छत में छुपाया होगा तो उसको ब्रेक कर दिया जाएगा वॉट यूनिट में भी। सील द प्रीमाइसेस इफ एक्सेस इज डिनाइड। अगर एक्सेस डिनाई कर रहा है कोई, यहाँ पे तुम्हारा पुराना बुत खाना होगा ओके जहाँ कुछ रखा होगा और एक्सेस डिनाइड किया जा रहा है तो फिर उसको सील कर दिया जाता है। नहीं, यहां पे जो पावर हमने देखा ऑफिसर की क्या पावर है। अब राइट टू सेफगार्ड द पर्सन, पर्सन अपने आप को जब भी उसके अगेंस्ट में सर्च वारंट निकलता है तो वो क्या करेगा, उसके क्या सेफगार्ड है। सीज गुड्स और डॉक्यूमेंट्स नॉट टू बी रिटेन बियॉन्ड नेसेसरी पीरियड, इट शुड बी रिटन विद इन 30 days ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस और 6 months फ्रॉम द सीजर विच एवर इज लेटर। हाँ, यहाँ पे अगर कोई गुड्स या रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट सीज किए गए तो ये इंपॉर्टेंट है, 30 दिन के अंदर वापस करना पड़ता है आफ्टर शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस कंफर्म कर दी, चार्जशीट कंप्लीट कर दी तो 30 दिन में जो भी गुड्स सीज किए, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड सीज किए वापस करना पड़ेगा। या नोटिस इशू नहीं की गई विद इन टाइम पीरियड तो 6 महीने के अंदर वो सीजर, और 6 महीने के अंदर वो सीजर ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। एक्सटेंशन फर्दर 6 months मिल सकता है। फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन बी टेकन बाय अ पर्सन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर उसको कुछ फोटोकॉपीज चाहिए तो वो ले सकता है। एंड इन्वेंटरी ऑफ सीज गुड्स टू बी मेड बाय द ऑफिसर, उसका पंचनामा बनता है, इन्वेंटरी बनती है ओके और वो ऑफिसर वो इन्वेंटरी बनाएगा ओके और उस पर ओनर की साइन लेगा। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू सर्च एंड सीजर अंडर सेक्शन 67(2). अब आते हैं अरेस्ट अंडर सेक्शन 69। अब अरेस्ट की पावर क्या है? देखो गुड्स को हम सीज कर सकते हैं लेकिन पर्सन को हम अरेस्ट करेंगे, पर्सन को सीज नहीं कर सकते हैं, पर्सन को अरेस्ट करते हैं। कमिश्नर हु हैज रीजन टू बिलीव कैन ऑथराइज द अरेस्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन, ट्रांसपोर्टर और वेयरहाउस कीपर ओनली वेयर पर्सन एक्यूज ऑफ ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 132। आप यहां लिख सकते हो अंडर सेक्शन 132। मतलब कमिश्नर को ऐसा लगा कि वो टैक्सेबल पर्सन या ट्रांसपोर्टर या वेयरहाउस कीपर सेक्शन 132 के ऑफेंसेस करता है। आगे ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन में 132 के सारे ऑफेंसेस दिए हुए हैं और वो ऑफेंसेस करता है और कमिश्नर को उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड है टू बिलीव दैट कि हाँ उसने वो ऑफेंस किए तो इन पर्सन के अगेंस्ट में अरेस्ट एक्शन हो सकती है। अगर टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व इज मोर देन 2 करोड़, ख्याल रहे टैक्स अमाउंट, पेनल्टी और इंटरेस्ट नहीं, टैक्स अमाउंट अगर 2 करोड़ से ज्यादा होगा तो वो पर्सन को अरेस्ट हो सकता है। नाउ ऑफिसर हुआ रिक्वायर्ड टू असिस्ट द प्रॉपर ऑफिसर। हाँ, अरेस्ट करने के लिए अब देखो इनके पास तो कोई गन वन होती नहीं है जीएसटी ऑफिसर के पास, तो उनको हेल्प लगेगा ही। तो पुलिस का ओके या रेलवे पुलिस का कस्टम ऑफिसर या ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ओके ऑल विलेज ऑफिसर या एनी अदर क्लास ऑफ ऑफिसर उनको ओके हेल्प करेगा अरेस्ट करने के लिए। ये सेक्शन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन 72। तो दोस्तों ये हमने देखा यहाँ पे इंस्पेक्शन, सर्च सीजर एंड अरेस्ट ओके बहुत अच्छा मैंने यहाँ पे आपको समराइज करके दिया हुआ है। उसके बाद में कुछ वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। डिटेंशन, सीजर, कॉन्फिस्केशन, समन एंड अरेस्ट।
अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो मैंने लिया है गुड्स, बुक्स, अदर कंप्यूटर वगैरह, टैक्सेबल पर्सन यहाँ पे, उसके बाद में कन्वेंस, उसके बाद में ट्रांसपोर्टर, उसके बाद में गुड्स ट्रांसपोर्टर, हेवी गुड्स, ओके मतलब गुड्स इन अ वेयर हाउस, उसके बाद में हेवी गुड्स इन अ वेयर हाउस एंड पर्सन, ओके मे बी वेयर हाउस कीपर एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, चलिए दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली जब भी वो इंस्पेक्शन करते हैं, सर्च करते हैं, तो उनके हाथ में क्या क्या रहता है या अरेस्ट करते हैं, तो गुड्स होते हैं, बुक्स होते हैं, कंप्यूटर जिसमें आपने रिकॉर्ड मेंटेन किए, पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट में एक्शन लेना हो, कन्वेंस जिसमें ऐसे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं जो लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, ट्रांसपोर्टर होता है, वेयरहाउस में गुड्स होते हैं, वेयरहाउस कीपर होता है, वेयरहाउस में हेवी गुड्स होते हैं, और वेयरहाउस कीपर होता है। तो सारे अगेंस्ट में क्या क्या एक्शन हो सकती है, एक जनरल मैंने यहाँ पे चार्ट बना के दिया है। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं पर जनरल चार्ट बना के दिया है। डिटेंशन, नॉट डिटेंशन यानी क्या होता है, नॉट अलाउिंग द ओनर ओनर in it to get access of goods by a legal order and notice. Ownership or possession with the owner and issued under the यहाँ पे suspected person, मतलब थोड़ा issued under the suspension, suspicion, issued under the suspicion मतलब जहाँ डाउट है। अब डिटेंशन यानी सीज नहीं किया, अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स को सीज नहीं किया, रिकॉर्ड को सीज नहीं किया, सील नहीं लगाया, बस एक्सेस डिसअलाउ कर दिया कि भाई इनसे ओके ये गुड्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा, रिकॉर्ड्स को कोई टच नहीं करेगा, सीज नहीं किया, सील नहीं लगाया, ओके एक्सेस डिनाई कर दिया, ओके ऑर्डर दिया, नोटिस दिया कि ये गुड्स को और ये रिकॉर्ड्स को कोई हाथ नहीं लगेगा। तो जनरली डिटेंशन किसका होगा, गुड्स का, रिकॉर्ड्स का, कंप्यूटर का। हाँ, पर्सन का डिटेंशन नहीं होगा, उसका अरेस्ट होता है, तो पर्सन का डिटेंशन नहीं होगा। कन्वेंस का हो सकता है, रास्ते में कन्वेंस मिला जिसमें ऐसे गुड्स जा रहे थे जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया, तो चल ओके ट्रक को बाजू में लगा, ओके और ये ट्रक यहाँ से नहीं जाएगा जब तक मेरी ऑर्डर नहीं होगी। हाँ, पर इसमें जो भी गुड्स या वेयरहाउस गुड्स ले लो, ओके आप वेयरहाउस गुड्स ले लो, उसका भी डिटेंशन हो सकता है। पर जो भी गुड्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स जिसका भी डिटेंशन किया गया, उसका ओनरशिप और पोजीशन ओनर के पास ही होता है, दोनों भी, ओनरशिप और पोजीशन दोनों भी ओनर के पास ही होगा। ओके, बस वो टेम्पररी डिटेन किया गया फॉर इंक्वायरी, ओके यानी सिर्फ एक्सेस डिनाई किया, पर इसमें डिपार्टमेंट पोजीशन नहीं ले रहा है, इसमें डिपार्टमेंट ओनरशिप नहीं ले रहा है, वो अभी भी ओनर की होगी, सिर्फ कुछ डाउट है, कुछ यहाँ पे ओके सस्पेक्टेड एक्टिविटी हुई है और डाउट को क्लियर करने के लिए डिटेन किया गया, उसको हम कहते हैं डिटेंशन। सीजर, सीजर सीवियर एक्शन है, मतलब यहाँ पे क्या है, एक्ट ऑफ टेकिंग ओन समथिंग और समवन बाय फोर्स थ्रू अ लीगल एक्शन, मतलब आपके ओके सीजर जो हुआ, मतलब अगर गुड्स का सीजर हुआ होगा, मतलब क्या, मतलब वो फोर्सफुली कंट्रोल में ले लिया डिपार्टमेंट में और उसको सीज कर लिया, फोर्सफुली कंट्रोल में ले लिया, अपने पोजीशन में ले लिया, उसको कहते हैं सीजर। ओके, यहाँ पे ओनरशिप विद द ओनर, पर ख्याल रहे इसमें पोजीशन चले जाता है डिपार्टमेंट के पास, लेकिन ओनरशिप ओनर के पास होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटेंशन एंड सीजर? डिटेंशन में ओनरशिप भी ओनर की, पोजीशन भी ओनर के पास, लेकिन ओनर उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा विदाउट परमिशन ऑफ ऑफिसर। सीजर में फोर्सफुली आपसे गुड्स लेके चले जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स लेके चले जाते हैं, पोजीशन का डिपार्टमेंट ले लेता है, ओनरशिप आपकी होती है। ओके, जैसे सीजर किसका होगा, तो गुड्स का होगा, बुक्स का होगा, कंप्यूटर वगैरह भी सीज हो सकते हैं। टैक्सेबल पर्सन का सीजर नहीं होता है, अरेस्ट होता है। कन्वेंस भी सीज हो सकता है, यहाँ पे कन्वेंस में जो गुड्स है वो भी सीज हो सकते हैं, पर्सन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टर नहीं होगा, ड्राइवर नहीं होगा सीज, लेकिन वेयरहाउस में गुड्स जो होंगे वो भी सीज हो सकते हैं। हाँ, वेयरहाउस कीपर यहाँ पे सीज नहीं होगा, वो अरेस्ट होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो भी गुड्स ड्यूरिंग इंक्वायरी और इंस्पेक्शन सीज किया गया, मैनर ऑफ रिलीज ये पढ़ के जाना, क्या वो ड्यूरिंग सीजर रिलीज हो सकते हैं? तो यहाँ पे प्रोविजनल बेसिस पे, ओके जस्ट मिनट, अगर हम बात करें तो प्रोविजनल बेसिस पे वो रिलीज हो सकते हैं। अब देखो प्रोविजनल बेसिस पे कैसे रिलीज हो पाएंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड विथ सिक्योरिटी एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, मतलब क्या,
मतलब आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा सिक्योरिटी के साथ, साथ साथ में जो भी टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी होगी वो टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो आपने टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी देने के बाद और बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के बाद आपका गुड्स आपको वापस कर दिया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। बहुत सी बार क्या हो जाता है, कोई स्पेशल ऑर्डर है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैंने गुड्स बनाया है, मुझे वो कंपनी को ऑर्डर देनी है। भाई साहब अगर मैंने कंपनी को ऑर्डर नहीं दिया तो मेरे रिलेशन बिगड़ जाएंगे और फ्यूचर में बड़ी कस्टमर मेरे हाथ से निकल जाएंगे। मैं डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा और कहूंगा कि सर मुझे प्लीज प्रोविजनल रिलीज कर दो, आपको क्या चाहिए मैं दे देता हूं, पर मुझे कस्टमर को मेरा गुड्स देने दो। ऐसे सिचुएशन में ओके गवर्नमेंट ने प्रोविजन रखी है प्रोविजनल रिलीज की, और गवर्नमेंट ने कहा कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो बॉन्ड विथ श्योरिटी हमें दे दो, एफडी उफडी या कोई बॉन्ड के साथ सिक्योरिटी हमें दे दो, या 25% 30% हमें पे कर दो, साथ साथ में इस पर जितना टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी वो पे कर दो। अगर आप इतना हमें दे देते हो तो आप गुड्स ले जा सकते हो। नाउ दूसरा एक्चुअल रिटर्न ऑफ द गुड्स, issue of notice within 6 months, if no notice is issued in 6 months then all such goods shall be returned। हाँ, अब देखो ये तो प्रोविजनल बेसिस है, पर ओके आपके राइट्स बन जाते हैं सीज गुड्स को वापस लेने का। कब राइट्स बनते हैं, अगर 6 महीने के अंदर या एक्सटेंशन पीरियड फर्दर 6 मंथ्स के अंदर कोई नोटिस नहीं आई, कोई चार्जशीट नहीं आई, कोई शो कॉज नोटिस नहीं है आपके अगेंस्ट में, तो फिर आपके राइट्स बन जाते हैं गुड्स को वापस लेने का, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। उसको हम कहते हैं एक्चुअल रिटर्न ऑफ द गुड्स। और थर्ड है डिस्पोजल ऑफ गुड्स बाय प्रॉपर ऑफिसर एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ड्यूरिंग सीजर जो गुड्स सीज हुए हैं, अगर वो गुड्स पेरिशेबल और हजार्डियस गुड्स हो गए, डेप्रिसिएशन उसमें हो रहा होगा, या ओके स्टोरेज स्पेस अवेलेबल नहीं होगी, या कोई अदर जेन्युइन रीजन होगा, तो हो सकता है डिपार्टमेंट आपके गुड्स ऑक्शन में सेल कर दे। तो ये 3 केसेस यहाँ हो सकती है। प्रोविजनल बेसिस पे रिलीज हो सकता है, लेकिन 6 महीने और फर्दर एक्सटेंशन 6 महीने में अगर यहाँ पे चीजें शो कॉज नोटिस नहीं आती हो, कंक्लूड नहीं होती ये चीजें, तो वो सिचुएशन में आपके राइट बन जाते हैं गुड्स को वापस लेने का। या अगर गुड्स पेरिशेबल या डिप्रिसिएशन हो रहा है उसके वैल्यू में, या फिर स्टोरेज स्पेस अवेलेबल नहीं है, कोई भी अदर रीजन होगा, तो ऑफिसर वो गुड्स ऑक्शन में सेल कर सकता है और अपना पैसा काट के आपका पैसा वापस कर देगा। तो ये तो था सीजर। उसके बाद में कॉन्फिस्केशन क्या होता है। कॉन्फिस्केशन जनरली गुड्स का होता है बेटा, रिकॉर्ड्स का नहीं होता है। कॉन्फिस्केशन में ओके ओनरशिप ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, ओनरशिप लिख दो वहां पे, ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाती है। तो डिफरेंस क्या है, डिटेंशन में ओनरशिप ओनर की, पोजीशन ओनर का, सिर्फ ऑर्डर होती है कि इसको टच नहीं करोगे जब तक हमारा ऑर्डर नहीं रहेगा, तो वो थोड़ा सॉफ्टर एक्शन होती है देन सीजर। सीजर में ओनरशिप आपकी रहेगी पर पोजीशन फोर्सफुली गवर्नमेंट का हो जाएगा। और कॉन्फिस्केशन में जहां तक देखा जाए तो कॉन्फिस्केशन के केस में ओनरशिप टोटली गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाती है, और कॉन्फिस्केशन गुड्स का होता है। गुड्स सप्लाइड रिसीव्ड इन अ कॉन्ट्रवेंशन एक्ट लीडिंग टू टैक्स इवेजन, अनअकाउंटेड गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स लायबल टू जीएसटी विदाउट रजिस्ट्रेशन, एंड कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन टू इवेड द टैक्स। ये कुछ केसेस है। वैसे मैं सेक्शन 130 में केसेस विच आर लायबल टू कॉन्फिस्केशन आपको पढ़ा होगा, लेकिन समझ लो आपने टैक्स इवेजन किया, गुड्स की अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं की, आपने सप्लाई किया विदाउट रजिस्ट्रेशन, या कोई भी कॉन्ट्रवेंशन किया होगा विथ इंटेंशन टू इवेड द टैक्स, तो वो केस में आपके गुड्स जब्त हो जाएगी, जिसमें ओनरशिप गवर्नमेंट को शिफ्ट हो जाती है। ओके, तो जनरली ये एक्शन गुड्स के अगेंस्ट में होती है। समन और अरेस्ट ये एक्शन पर्सन के अगेंस्ट में होती है। तो समन कब इशू होता है, पर्सन इशूड अ समन इज लीगली बाउंड टू अटेंड द पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ ऑन द सब्जेक्ट मैटर। समन मतलब कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है तो इन पर्सन अटेंड होना पड़ता है और ट्रू इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। और अरेस्ट, अरेस्ट हमने ऊपर देखा। ओके, अगर वो अरेस्ट पर्सन का होगा, टैक्सेबल पर्सन, वेयर हाउस कीपर, या फिर अरेस्ट यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का हो सकता है अगर वो कुछ ऐसे ऑफेंस करता है जो लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, यानी ये ऑफेंस करता है जो लायबल टू कॉन्फिस्केशन है, तो अरेस्ट होगा। ओके, और अमाउंट 2 करोड़ के ऊपर होगी तो यहाँ कमिश्नर अरेस्ट का एक्शन दे सकता है, जो ऊपर के सेक्शन में हमने देखा। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर। तो ये इतना अच्छा चार्ट मैंने आपको बना के दिया है। यहाँ पे असेसमेंट, ऑडिट, एक्सेस टू प्रीमाइसेस, उसके बाद में इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर, ये पूरा आपका बहुत अच्छे से इसमें कवर हो गया है। सो दोस्तों ये अभी अच्छे से पढ़िएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए आज हमारा ये रिवीजन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, इसका बेनिफिट अदर स्टूडेंट्स भी ले सके। साथ साथ में अपनी कमेंट्स जरूर दीजिएगा, आपकी कमेंट्स मुझे हेल्प करेगी कि जो भी बचे हुए लेक्चर्स है उसमें मैंने रिवीजन कैसे लेना चाहिए। साथ साथ में लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।